हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी सतीश चंद्रा की बुक चल रही थी, प्राचीन भारत का इतिहास, उसका चैप्टर नंबर 28 थी फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का गठन और ग्राम विस्तार। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो किसी ने ना देखी हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले। तो चलिए चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एक बात और बता दूँ, कल रात को मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें शायद 7-8 मिनट में की शुरू की जो वीडियो है उसमें वॉइस की इशू हो गई थी, बट वो आगे जाके ठीक हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो वो मैंने ठीक कर दी थी। 7-8 मिनट की जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। बाकी 7-8 मिनट के बाद उसमें वीडियो मैंने ठीक कर दी थी, वो आ गई होगी। तो जिसने ना वीडियो देखी वो चैप्टर नंबर 26-27 की तो जाके देख ले। तो इसमें हम देखेंगे नई अवस्था दूसरा चरण। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा चरण देखेंगे 300 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, 300 ईस्वी से 750 ईस्वी। यहाँ से देखिए, फिर हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, नई अवस्था दूसरा चरण चल रहा है। और दूसरा चरण स्टार्ट होता है 300 ईस्वी से 750 ईस्वी, यानी कि 750 ईस्वी प्रथम प्रथम चरण लगभग। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा चरण यहाँ से इतना था। प्रथम चरण की बात हो रही है। प्रथम चरण लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक था। ठीक फ्रेंड्स, 300 से 750 ईस्वी दूसरा चरण चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं प्रथम चरण में। ठीक फ्रेंड्स, प्रथम चरण में सातवाहनों तथा तमिल राज्यों के बढ़ते हुए प्रभुत्व में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्रथम चरण में थे सातवाहन तथा तमिल राज्यों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक फ्रेंड्स, ये दूसरी लाइन है। 300 ईसा से ठीक फ्रेंड्स, 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुए। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुए, मतलब प्रकट हुए। और यहाँ लिखा हुआ पेंसिल से, इसमें विदर्भ भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा है मैंने, इसमें विदर्भ भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देख लिया, वो उदित हुए थे और इसमें विदर्भ भी शामिल था। ये 300 यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ से मैंने काट के यहाँ लिख दिया है। 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच लगभग आधे दर्जन राज्य उदित हुए और इसमें विदर्भ भी शामिल था। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा हुआ। आगे चलते हैं। 7वीं सदी के आरंभ में कांची के पल्लव। ठीक फ्रेंड्स, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्या, ये तीनों प्रमुख राज्य के रूप में उदित हुए। ठीक फ्रेंड्स, ये इनकी राजधानी भी लिखी हुई है। जैसे ये लिखा हुआ ना कांची, तो कांची पल्लवों की राजधानी थी, बादामी चालुक्य की और मदुरा पांड्य की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी है। तो ये तीनों प्रमुख राज्य उदित हुए थे। अब देखते हैं प्रथम यहाँ लिखा हुआ। प्रथम चरण में विविध शिल्पों का उदय हुआ, आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ और नगरों की संख्या बढ़ी। नगरों की बड़ी संख्या का उदय हुआ। ठीक फ्रेंड्स, प्राथमिक चरण में क्या क्या हुआ था? प्राथमिक चरण में विविध शिल्पों का उदय हुआ था, आंतरिक विदेशी व्यापार बढ़ा था, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ था और नगरों की बड़ी संख्या का उदय हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं द्वितीय चरण में आकर व्यापार, नगर और सिक्के तीनों का ह्रास का प्रतीत होता है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो व्यापार और सिक्के वगैरह और नगरों का तीनों का विघटन हो जाता है या ह्रास हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ से प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बौद्ध स्मारकों की बात हो रही है। प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र में दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े स्मारक मिलते हैं, किनके? बौद्धों के। आगे चलते हैं। सारे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों का उदाहरण भारी संख्या में पाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में तमिलनाडु के पल्लव और कर्नाटक में बादामी के चालुक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ रहे होगे, सिर्फ हिंदी में लिखा है इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल समझाने लायक नहीं है, एकदम थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप बस सुनते जाना। अगर किसी को समझ ना आए तो एक बार और दोबारा देख लेना। यहाँ प्रायद्वीप भारतीय के इलाके की बात हो रही, तो यहाँ देखिए, प्रायद्वीप भारत में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों का उदाहरण भारी संख्या में मिलता है। ठीक है फ्रेंड, जो प्रायद्वीप का इलाका होगा तो उसमें राजा वगैरह वैदिक यज्ञ करते थे, तो उनके उदाहरणों की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, इस अवस्था में तमिलनाडु के पल्लव और कर्नाटक
में बादामी के चालुक्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय चरण में दक्षिण भारत महापाषाणों के क्षेत्र नहीं रह गए थे। ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय चरण की बात हो रही है कि द्वितीय चरण में दक्षिण भारत में महापाषाणों के क्षेत्र नहीं रह गए। ठीक फ्रेंड्स, नष्ट हो गए होंगे या कर दिए होंगे। आगे चलते हैं। लगभग 400 ईसा पूर्व में इस प्रायद्वीप में संस्कृत भाषा, ठीक फ्रेंड्स, संस्कृत राजभाषा हो गई। यहाँ बात हो रही है लगभग 400 ईसा पूर्व प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र संस्कृत में ही मिलते थे। ठीक फ्रेंड्स, शासन पत्र, सदन, जैसे वो बताया था ना लास्ट वीडियो में कि सदन वो होती है जैसे कोर्ट कचहरियों में जो मान लो किसी ने ज़मीन वगैरह खरीदी तो उसमें कोर्ट कचहरी में जाके स्टाम्प पेपर वगैरह लिखवानी पड़ती थी ना, तो उसकी बात बताई जा रही है कि संस्कृत राजभाषा होगी। अधिकांश शासन पत्र वगैरह होंगे तो इनके वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं, किस पे, सदन के ऊपर जो कागज वगैरह के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत में राज्य। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ से। सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शासक। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शासक बकाटकों का प्रभुत्व जमाया। ठीक फ्रेंड्स, जो सातवाहनों के स्थान पर अब ये आ गए कौन, बकाटकों ने अपना प्रभुत्व जमाया। ठीक फ्रेंड्स, जो स्वयं ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण थे बकाटक। आगे चलते हैं। ये सातवाहन वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आगे देखिए। बकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक 200 वर्ष तक दक्कन और दक्षिण भारत, दक्कन और दक्षिण भारत पर शासन किया। ठीक है, ये पेंसिल से लिखा है मैंने। बकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा और वो 757 ईस्वी से लगभग 200 वर्ष तक इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। आगे देखते हैं। इन्हीं के सामंत रहे राष्ट्रकूटों ने इन्हें अब अपदस्थ कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो इनके सामंत थे ना, इनके क्या कहते हैं, चालुक्यों के सामंत थे ये राष्ट्रकूट, ये इनके नीचे अंडर वगैरह काम करते होंगे, लेकिन इन्होंने इनको हटा दिया और खुद शासन करने लग गए होंगे। कौन, राष्ट्रकूट। यहाँ लिखा है इन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। चालुक्य लोग अपने को ब्रह्मा मुनि या चंद्र वंशज बताते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो चालुक्य लोग थे वो अपने आप को ब्रह्मा मुनि या चंद्र के वंशज मानते होंगे, परंतु, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है परंतु वे किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे। ठीक फ्रेंड्स, परंतु वे किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे। चालुक्य ने छठी सदी के आरंभ में पश्चिम दक्कन में अपना राज्य कायम किया। उन्होंने अपनी राजधानी बतापी, ठीक फ्रेंड्स, बतापी में बनवाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, चालुक्यों ने अपनी राजधानी बनाई थी बतापी में, और बतापी कहाँ पड़ता है, बीजापुर के कर्नाटक जिले में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। ठीक फ्रेंड्स, प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है बे नागार्जुनकोंड और धरणीकोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। कौन, इक्ष्वाकु। बे नागाकोंडम और धरणीकोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। आगे चलते हैं। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लवों ने ले ली। ये पल्लव आए। ठीक फ्रेंड्स, पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता। ठीक फ्रेंड्स, इक्ष्वाकु की जगह पल्लव आ गए और पल्लव शब्द का होता है लता। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन तमिल शब्द में पल्लव का अर्थ होता है डाकू। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तो सिंपल भाषा में बताया कि पल्लव का अर्थ होता है लता, लेकिन यहाँ संस्कृत भाषा में बताया जा रहा है, तमिल भाषा में, कि पल्लव का अर्थ होता है डाकू। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी राजधानी कांची में बनाई, जो उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम। आगे देखते हैं। पल्लववासियों के आरंभ में कन्नौजों से संघर्ष हुआ। कन्नौजों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण पर अपनी सत्ता कायम की थी। ठीक फ्रेंड्स, अब पल्लवों की लड़ाई वगैरह हुई थी इनकी कन्नौजों के साथ, और कन्नौज 4वीं शताब्दी के कोंकण और कर्नाटक में अपनी सत्ता कायम की थी। किन्होंने, कन्नौजों ने। तो अब देखते हैं कन्नौज राज्य की स्थापना मयूरसंघ
मयूर शर्मन ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, कंदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने पल्लवों को हरा दिया। किसने? मयूर शर्मन ने। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक फ्रेंड्स, मयूर शर्मा ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और असंख्य गांव दान में दिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, ब्राह्मणों को गांव दान में दिए थे बहुत ज़्यादा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में वैजयंती या बनवासी में बनाई। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि कदम्बों की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वैजयंती या बनवासी में। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों के दूसरे सबसे बड़े समसामयिक ये गंग थे। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों के दूसरे सब बड़े समसामयिक गंग थे। उन्होंने 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण कर्नाटक पर अपना शासन कायम किया। उनका राज्य पूर्व में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच में था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब पूर्व में तो पल्लव थे और पश्चिम में ये कदम्ब थे और इनके बीच में उनका राज्य था, इनका गंग वंशों का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वे पश्चिमी गंग या मैसूर गंग कहलाते थे क्योंकि वे पूर्वी गंग 5वीं सदी में कलिंग के शासन करते थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ गंगों की बात हो रही है। वे पश्चिमी गंग या मैसूर गंग कहलाते हैं क्योंकि वे पूर्वी गंग 5वीं शताब्दी में कलिंग पर शासन करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे होंगे और उनकी सबसे पहले राजधानी कोलार में थी। ठीक फ्रेंड्स, कोलार से याद आया, भारत में सबसे ज़्यादा कोलार के खाने प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये कोलार कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दी। ठीक फ्रेंड्स, जो गंग वंश के राजा थे उन्होंने सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान वगैरह दी होगी जैनों को। लेकिन जो इससे पहले के राजा थे, ये सातवाहन, पल्लव वगैरह, ये क्या कहते हैं, चेर, पांड्य वगैरह, इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमि दान दी थी ब्राह्मणों को और मंदिरों को। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान दी थी जैन अनुयायियों को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पल्लव, कदम्बी, बदामी और चालुक्य और उनके अन्य समसामयिकी शासक वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये राजा वगैरह थे ना, जो हमने पीछे पढ़ा था, पल्लव, कदम्ब, बदामी, चालुक्य और उनके अन्य समसामयिकी, मतलब इनके शासनकाल में जो और भी राजा रहे होंगे, तो वैदिक यज्ञ को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मानते होंगे और उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या उसे ज़्यादा महत्व देते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यही बताया गया है 6वीं शताब्दी में। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं सदी में पल्लवों के नेतृत्व में। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं सदी में पल्लवों के नेतृत्व में हुआ विद्रोह, इसका असर पल्लवों पर तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। कल्लवों का दुष्ट राजा कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं शताब्दी में कोई विद्रोह हुआ होगा कल्लवों के साथ। ठीक फ्रेंड्स, कल्लवों ने कोई विद्रोह हुआ होगा, कल्लवों ने किया होगा। ठीक फ्रेंड्स, या हुआ होगा, तो इनका असर सबसे ज़्यादा पल्लवों पर पड़ा और इनके समकालीन जो भी पड़ोसी राजा वगैरह होंगे इनके आजू बाजू के इलाके में, तो उन पर पड़ा होगा और कल्लवों को दुष्ट राजा कहा गया था। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने अनेक राजाओं को उखाड़ फेंका और तमिल क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारे गांव और ब्राह्मणों को मिले बहुदेश अधिकारों को खत्म कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, कि उन्होंने बहुत सारे गांव। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है उन्होंने जितने भी गांव वगैरह जो इन्होंने दान में दिए थे ना ब्राह्मणों को, और उन ब्राह्मणों को जो अधिकार वगैरह दिए थे वो सारे रद्द कर दिए थे। ठीक फ्रेंड्स, और जो भूमि वगैरह दान में दी होगी ब्राह्मणों को या गाँव वगैरह मंदिरों को दान में दिए जाते थे, तो सब वापस ले लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, और उनके ब्राह्मणों से अधिकार भी वापस ले लिए थे। आगे चलते हैं। कल्लव बौद्ध धर्म के अनुयायी थे क्योंकि उन्होंने बौद्ध विहारों का संपोषण किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते होंगे और इन्होंने बौद्ध विहारों को संपोषण किया था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध विहार वगैरह बनवाए होंगे थोड़े बहुत, और ये बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते थे। कौन? कल्लव लोग। आगे देखते हैं। पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं शताब्दी से 8वीं सदी तक। ठीक फ्रेंड्स, 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक या 6वीं सदी से 8वीं सदी तक पल्लवों और बदामियों के चालुक्यों के बीच संप्रभुता या प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष हुए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनके शासन को वगैरह को लेकर लड़ाई वगैरह चलती रही होगी। इस संघर्ष में तीसरे दल के रूप में पांड्या भी उलझ गए। मतलब ये दो लड़ रहे थे लेकिन बीच में ये पांडे जी भी आ गए। ठीक फ्रेंड्स, तो पांडे जी भी इस संघर्ष में कूद पड़े या उलझ पड़े। आगे देखते हैं। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर
प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की थी फ्रेंड। जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो जगह होगी या मैदान वगैरह होगा उस पर अपना शासन स्थापित करने की चेष्टा की होगी। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। उत्तर मध्यकाल में यह दोआब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का कारण बन गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जो ये झगड़े का कारण बन गया था किसका, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का, जो ये जगह थी। आगे देखते हैं यहाँ से। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक फ्रेंड, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय उसके ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642। ठीक फ्रेंड, उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ ये लाइन रह गई थी अंडरलाइन करनी। पुलकेशिन द्वितीय के ये उसके लिखा हुआ है, इसका हमें लास्ट में लेना के। ठीक फ्रेंड, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक फ्रेंड, जिसमें उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन था, तो रविकीर्ति इसका लेखक था। ठीक फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि हर्ष को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। और रविकीर्ति ने उसकी प्रशस्ति या गुण वर्णन किए होंगे। ठीक फ्रेंड, जो भी इसने रचना की होगी उसमें इसके गुणों के बारे में बताया होगा। ये लिखा है ना, गुण वर्णन उत्कीर्ण है, यानी कि इसने जो भी प्रशस्ति या किताब वगैरह लिखी होगी इसके काल में। आगे चलते हैं। उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया। ठीक फ्रेंड, जो कदम्बों की राजधानी थी ना बनवासी या बैजंती, तो उसकी बात हो रही है। उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और कर्नाटक के गंगवंशियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक फ्रेंड्स, और जो कर्नाटक में गंगवंशीय थे उनको मजबूर कर रहा था, यानी डरा धमका रहा था कि तुम हमारे अधीन आ जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे गुलाम बन जाओ। ठीक फ्रेंड्स, उसने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे टक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कई बार एग्जाम में पूछी हुई कि हर्ष को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक फ्रेंड्स, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पल्लवों ने ठीक फ्रेंड, पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर संधि कर ली। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर मतलब अपना उत्तर का इलाका वगैरह देकर समझौता कर लिया होगा। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। ठीक फ्रेंड्स, 610 ईस्वी में पल्लवों से कृष्णा गोदावरी का जो दोआब का इलाका होगा वो छीन लिया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे चलते हैं। यह दोआब बेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक फ्रेंड्स, यह दोआब बेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो बेंगी के पूर्व चालुक्य राजवंश कहलाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, जो मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई थी जो बेंगी के पूर्व चालुक्य राजवंश कहलाने लगे। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का हमला विफल रहा। ठीक फ्रेंड्स, पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा, मतलब पहला तो जीत लिया होगा इसने, लेकिन दूसरी बार अटैक किया होगा तो वो मतलब सफल नहीं रहा होगा, असफल रहा। ठीक फ्रेंड्स, विफल रहा। और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी को लगभग 642 ईसा पूर्व पर कब्जा कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नरसिंह वर्मन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कि वातापी कोंड की उपाधि किसने ग्रहण की थी, नरसिंह वर्मन ने। आगे चलते हैं। चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रौंदा। ठीक फ्रेंड्स, चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रौंदा। उसने 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह पराजित कर दिया। ठीक फ्रेंड, पल्लवों को हरा दिया होगा पूरी तरह से। आगे चलते हैं। चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक नहीं भोग पाए। ठीक फ्रेंड, जो चालुक्यों ने इनको हराया था ना, तो ये ज़्यादा दिनों तक इस खुशी को नहीं मना पाए होंगे, क्योंकि आगे देखते हैं। क्योंकि 757 ईसा में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया, मतलब 757 में राष्ट्रकूटों ने उनके शासन का अंत कर दिया, मतलब बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया होगा इन लोगों को। आगे देखते हैं। मंदिर, ठीक है, मंदिर शैली वगैरह बहुत प्रसिद्ध थी इस टाइम। आगे देखते हैं। 7वीं सदी में अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया और नैनारों ने शैव संप्रदाय को। ठीक फ्रेंड्स,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा कि अलवार संत किस संप्रदाय के थे, तो ये वैष्णव संत के थे और नैनार शैव संत के थे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना। शिव जी के 3 आँख होती है ना, क्या कहते हैं शंकर जी के, तो नैनार यानी कि शिव जी के 3 आँख होती है, तो ये शैव संप्रदाय को सपोर्ट कर रहे थे। और ये अलवार थे, तो अलवार क्या कहते हैं वैष्णव संप्रदाय को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पल्लव राजाओं ने 7वीं सदी और 8वीं सदी में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए। ठीक फ्रेंड्स, पल्लव देवताओं की बात हो रही है 7वीं 8वीं सदी में, मतलब जिन देवताओं की ये पूजा करते होंगे उनको उनकी पूजा क्या कहते हैं देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे परस्पर मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर रथ के रूप में 7 मंदिरों जो चेन्नई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, इनमें सबसे प्रसिद्ध रथ के रूप में 7 मंदिर जो, ठीक फ्रेंड्स, 7 मंदिर जो महाबलीपुरम में पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 7 सबसे प्रसिद्ध मंदिर था रथ मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, जो 7 मंदिर रथ के रूप में 7 मंदिर इन्होंने बनवाए होंगे जो महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मा ने करवाया था, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मल्लापुरम की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स, इसने एक बंदरगाह भी बनवाया था, जैसे देखिए लिखा है ना, 7वीं सदी में नरसिंह वर्मा ने कराया है, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मल्लापुरम की स्थापना की थी। यह नगर अपने तट मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जो किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, इसने मतलब बंदरगाह वगैरह बनाया गया होगा यहाँ पर महाबलीपुरम में, और इसने उसके तट पर प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। जो मंदिर बनवाया गया था वो चट्टानों को काट कर नहीं बनाया गया था, वो शुद्ध शैली में स्वतंत्र रूप में बनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ स्वतंत्र रूप में खड़ा है या बनवाया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची 8वीं सदी में बना पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची में 8वीं सदी में बना कैलाश मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, कैलाश मंदिर चालुक्य राजाओं ने 610 ईस्वी में, उसके बाद अयोध्या में अनेक मंदिर बनवाए। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने 8वीं सदी में बनाया हुआ कैलाश मंदिर बनवाया। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ लिखा हुआ है बनवाया पेंसिल से। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकंड दोबारा लेता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ थे ना पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में 8वीं सदी में बना कैलाश मंदिर बनवाया। ठीक फ्रेंड्स, 8वीं सदी में बना था ये कैलाश मंदिर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा गया किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 8वीं सदी में बनवाया था। कहाँ बनवाया था, अपनी राजधानी कांचीपुरम में। ठीक फ्रेंड्स, चालुक्य राजाओं ने भी 610 ईस्वी में और उसके बाद अहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ठीक फ्रेंड्स, चालुक्य राजाओं ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए होंगे। आगे देखते हैं यहाँ से। पट्टदकल। ठीक फ्रेंड्स, पट्टदकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। ठीक फ्रेंड्स, पट्टदकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर पापनाथ मंदिर, ठीक फ्रेंड्स, पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक फ्रेंड्स, विरूपाक्ष मंदिर 10 मंदिर थे, इनमें सबसे प्रसिद्ध था पापनाथ का मंदिर, जो लगभग 680 ईसा में बना हुआ विरूपाक्ष मंदिर, जो लगभग 740 ईस्वी में बना था। ठीक फ्रेंड्स, पहला। आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला पापनाथ मंदिर था ना, पहला पापनाथ का मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, पापनाथ मंदिर का, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए का पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है। ठीक फ्रेंड्स, पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है और बौना व नीचा है। ठीक फ्रेंड्स, जो पापनाथ मंदिर का जो बुर्ज वगैरह बना है ना, वो भारतीय शैली में बना है, पर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए लोग इसे बौना या नीचा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं विरूपाक्ष। ठीक फ्रेंड्स, पहला हो गया पापनाथ मंदिर। दूसरा देखिए विरूपाक्ष। विरूपाक्ष पूर्णतः दक्षिण शैली में बना है। ठीक फ्रेंड्स, विरूपाक्ष पूर्णतः दक्षिण शैली में बना है। उसकी, ठीक फ्रेंड्स, बना है, उसकी दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर कीर्तियां से सजी हैं। ठीक फ्रेंड्स, विरूपाक्ष के मंदिर की बात हो रही है, पूर्णतः दक्षिण शैली में बना है और इसकी दीवारों पर सुंदर सुंदर रामायण के दृश्य दिखाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, मूर्तियां वगैरह बनाई गई होंगी। आगे देखते हैं। 8वीं सदी के बाद मंदिरों को भूमि दान देने की प्रथा दक्षिण भारत में जोर से चल पड़ी और प्राय भूमि दान दीवारों पर
अभिलेखित होने लगे। ठीक फ्रेंड्स, 8वीं सदी की बात हो रही है कि 8वीं सदी में मंदिरों को भूमि दान देने के लिए प्रथा जोर शोर से चली, और जो भी मंदिरों को भूमि दान वगैरह दी जाती होगी उन मंदिरों पर भूमिदान के अभिलेख वगैरह लिखे होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भूमिदान दीवारों पर अभिलेखित होने लगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यहाँ से किसान पर कर का भार। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले यहाँ से देखिए उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना लेता था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब भूमि जो खेत वगैरह होंगे उन पर तो टैक्स दे ही रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा भी राजा अन्न स्वर्ण के रूप में मतलब अनाज भी लेता था, सोना चांदी के रूप में गिफ्ट वगैरह लेता और नजराना। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है, आगे चलते हैं। तथा गुड़ मंजरा जैसी वस्तुएं निकालने के लिए ताड़ आदि पेड़ों का रस निकलवा सकता था। ठीक फ्रेंड्स, किससे? किसानों से। कहने का मतलब वो बेकार कराता था, बेकार होती थी, फ्री में काम करवाने वाले जो प्रथा थी ना उसको बेकार कहते थे, और बेकार को भिष्टी भी कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि गुड़ मंजरा जैसी वस्तुएं निकालने के लिए ताड़ आदि पेड़ों से रस निकलवा सकता था। कौन? राजा। किससे? किसानों से। ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा फूल, दूध तथा लकड़ी और घास मुफ्त देने के लिए गांव वाले बाध्य होते थे राजा को, मतलब दूध भी देंगे, फूल भी देंगे, लकड़ी भी देंगे, मुफ्त में घास देंगे, इसके लिए बाध्य होते थे। ठीक फ्रेंड्स, राजा को भिष्टी अर्थात बेकार का अधिकार भी था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब बता दिया मैंने, वो फ्री में काम भी करवा सकता था। यहाँ से देखिए 4वीं सदी में ब्राह्मणों को मुफ्त दी जाने वाली 18 प्रकार की छूटें भी शामिल थी। ठीक फ्रेंड्स, 4वीं शताब्दी में ब्राह्मणों को जो मुफ्त भूमि दी जाती थी उन पर 18 प्रकार की छूट भी देता हुआ राजा। ठीक फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ ग्रामीण विस्तार। ठीक फ्रेंड्स, ग्रामीण विस्तार को देखेंगे तो चलिए यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, नीचे चलते हैं। तो देखिए इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं, और सभा और नगरम। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों को याद रखना, और सभा और नगरम। तो चलिए देखते हैं, सबसे अधिक प्रचलित था। ठीक फ्रेंड्स, और की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया, और गांव सबसे अधिक प्रचलित था। इसमें किसान लोग बसते थे और भूमि पर उनका सामुदायिक स्वामित्व होता था। ठीक फ्रेंड्स, और जो गांव होते थे उसमें किसान लोग रहते थे, और उनके खेत वगैरह होंगे उन पर उनका सामुदायिक स्वामित्व होता था। ठीक फ्रेंड्स, ग्राम प्रधान का कर्तव्य था कि वह गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से चुकाए। ठीक फ्रेंड्स, जो गांव का प्रधान या मुखिया वगैरह होता था वो गांव वालों से कर वसूलता था और राजा को चुकाता था। ठीक फ्रेंड्स, इनसे गांव वालों से वसूल के राजा को देता हुआ जाके। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई कि वसूली करके उनकी ओर से चुकाए, यानी कि राजा को जाके चुकाए, यानी कि हिसाब दे पाएगा। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेव। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे आप, एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ तक हो गया था ना, मतलब जो राजा थे और फिर पुरोहित थे उनके नीचे कृषक आते होंगे, और ये भी कई जातियों में बटे हुए थे, और इनकी वर्ण व्यवस्था शूद्र मानी जाती है। यदि किसान व शिल्पी लोग अपना सेवा कर्म और निर्वाह वगैरह नहीं चुका पाते होंगे या कर वगैरह नहीं चुका पाते होंगे तो राजा उन्हें धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य नियम से बाहर कर देता था। ऐसी स्थिति को कलयुग कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए वाकाटक, पल्लव, कंदम और पश्चिमी गंग राजाओं ने महाराजा धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि जो ये निम्न जाति के लोग थे ना, ये कर्ज वगैरह नहीं चुका पाते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, सेवा नहीं कर पाते होंगे, कर्म ठीक से नहीं कर पाते होंगे, काम वगैरह, और ये ना ही कर्ज वगैरह चुकाते थे, तो इसीलिए वे धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य विन्यास से इनको बाहर कर दिया जाता था। और इनको बाहर करने के बाद जो ये इस वंश के राजा थे ना, वो हमारा धर्मराज की उपाधि धारण करते थे। ठीक फ्रेंड्स, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 28वां। ठीक फ्रेंड्स,
तो चलिए चैप्टर नंबर 29 पर चलते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे धर्म का विकास। ठीक फ्रेंड, धर्म का विकास यानी कि दर्शन का विकास। देख लीजिए चैप्टर नंबर 29 है दर्शन का विकास। ठीक फ्रेंड, तो ये भी छोटा सा चैप्टर है, इसी वीडियो में करवा देता हूँ मैं। प्राचीन चिंतकों। ठीक फ्रेंड, प्राचीन चिंतकों ने मानव को है। ठीक फ्रेंड, प्राचीन चिंतकों ने मानव के है ये। ठीक फ्रेंड, के लिखा हुआ है, ये कहा था मैंने, आ का डंडा काट दिया है। मानव के 4 पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ को बताया। ठीक है, जो प्राचीन चिंतक वगैरह होंगे, जो वैद्य वगैरह होंगे, उन्होंने मानव के 4 पुरुषार्थों या पुरुषार्थों को बताया। ठीक है, अब ये देखते हैं 4 पुरुषार्थ कौन थे। ये यहाँ से देखते हैं, ये पुरुषार्थ हैं धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ या आर्थिक संसाधन, काम या शारीरिक सुखभोग, और मोक्ष या आत्मा का उद्धार। ठीक है, ये चारों पुरुषार्थ हो गए पुरुषों के। अब आगे देखते हैं अर्थ संबंधी विषयों के प्रतिपादन। ठीक है, अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है, जिस पर कौटिल्य की पुस्तक सुविख्यात है या विश्वविख्यात है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों नाम एक ही बंदे के। आगे चलते हैं राज्य और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। ठीक है, राज्य और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुखभोग का विवेचन कामसूत्र में किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे एक नोट लिखा हुआ, विद्या की ये तीनों शाखाएं मूलतः भौतिक जगत और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई। ठीक फ्रेंड्स, ये नोट लिखा हुआ है, जो विद्या की ये जो तीनों शाखाएं हैं वो मूलतः भौतिक जगत और उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है। ठीक फ्रेंड्स, मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी विषयों का ग्रंथों का विषय रहा है, जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, जिसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया था, लेकिन बाद में कई ब्रह्मापंथी या ब्राह्मणपंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो मोक्ष है ना, मोह माया को छोड़ के मोक्ष को प्राप्त करने का ग्रंथों में विषय के बारे में बताया गया, और इसमें सबसे पहले जो जीवन और मृत्यु का चक्रण है और इससे उद्धार करने के लिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बताया था, लेकिन आगे चलकर कई ब्राह्मणपंथी या दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक फ्रेंड्स, किसको? मोक्ष के बारे में बताया हुआ। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले कहा था महात्मा बुद्ध ने। आगे चलते हैं, ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इनको ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, सांख्य वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका कई बार ये पूछ लिया जाता है सांख्य दर्शन किसका है, तो ये कपिल का था। ठीक है, आगे चलते हैं, सांख्य की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। ठीक है, सांख्य शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, यह सबसे पुराना है। ठीक है, जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है। ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये सांख्य दर्शन बताता है। ठीक है, 34वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति और अतिरिक्त पुरुष नामक एक और अपादान जुड़ा, और दोनों को सृष्टि का कारण माना गया। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि जो 34वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त एक पुरुष नामक और जुड़ा, अतिरिक्त पुरुष नामक एक और अपादान जुड़ा, और दोनों को सृष्टि का कारण माना गया। ठीक फ्रेंड्स, ये बताता है कि इन दोनों ने सृष्टि वगैरह बनाई होगी। आगे चलते हैं, इस तरह सांख्य अपने आरंभिक में भौतिकवादी था और आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। ठीक है, सांख्य दर्शन आरंभ में भौतिकतावादी होगा, फिर वह आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस दर्शन का ज्ञान। ठीक है, इस दर्शन का ज्ञान यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, मतलब यहाँ ये बताया गया कि इस दर्शन के अनुसार मोक्ष अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस दर्शन का ज्ञान यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, योग। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि योग किससे रिलेटेड है, तो पतंजलि से। ठीक फ्रेंड्स, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक संसाधना से मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, अब ये योग वाले क्या बता रहे हैं कि योग अगर मोक्ष लेना है ना,
तो उसके लिए ये योग वाले बताते हैं कि योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूल आधार है। ठीक फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि मतलब अगर तुम्हें मोक्ष पाना है तो अपनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां को इकट्ठा करना होगा और योग इनका मूल आधार है। ठीक फ्रेंड्स, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम सुझाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने ये बताया कि अगर मोक्ष पाना है तो आपको प्राणायाम करना होगा और क्या कहते हैं कई तरह के आसन करने होंगे, श्वास व्यायाम करने होंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। आगे चलते हैं। न्याय को डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्याय किससे संबंधित है, तो गौतम से। ठीक फ्रेंड्स, मैं बताता चल रहा हूँ। न्याय विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। इसमें विशेष महत्व यह है कि किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जांच अनुमान शब्द और उपमान द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, किया जाना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बताता है कि मोक्ष वगैरह प्राप्त हो सकता है किससे, ज्ञान से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता, यानी मान लो कोई बात है उसकी तह तक जाओ, सत्य तक की जांच अनुमान शब्द और उपमान द्वारा किया जाना। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये सब सही रहा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्या क्या सही रहा? किसी का प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता, यानी कि कोई बात की सच्चाई जानना, कथन की सत्यता की जांच अनुमान शब्द और उपमान द्वारा किया जाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आता है वैश्विक। ठीक है, वैशेषिक या वैश्विक। ठीक फ्रेंड्स, अब वैशेषिक को देखते हैं। महर्षि कणाद ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक फ्रेंड्स, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन को महत्व देता है। ठीक फ्रेंड्स, ये वैशेषिक दर्शन है तो ये भौतिक तत्वों का मतलब ज़्यादा महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के बीच का अंतर करता है। ठीक फ्रेंड्स, वह सामान्य और विशेष के बीच का अंतर करता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनाती है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये कौन बता रहा है? ये महर्षि कणाद बोल रहे हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती हैं। वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। ठीक फ्रेंड्स, जो वैशेषिकवाद है ये परमाणुवाद की स्थापना की थी इसने, और इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि ऊपर भी बताया है कि जल वायु तेज आकाश से मिलकर नई वस्तुएं बनती है, तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अभी तक पूछा नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, क्या पता कई बार पूछ लें आने वाले टाइम में कि भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जो वैशेषिक ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। ठीक फ्रेंड्स, मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विधिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों तथा औचित्य सिद्ध करने में किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करना, अर्थ लगाना की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग वैदिक धर्मों और अनुष्ठानों के औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य हैं। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक फ्रेंड्स, ये कौन कह रहा है? ये मीमांसा कह रहा है। आगे चलते हैं। वेदांत, ये वेद व्यास ने लिखे थे। वेदांत का अर्थ है वेदगांत। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बद्रायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। ठीक फ्रेंड्स, वेदांत का मूल ग्रंथ कौन है? तो ब्रह्मसूत्र। ठीक फ्रेंड्स, ये ईसा की 2री सदी में लिखा गया होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद में इस पर 2 विख्यात भाष्य लिखे गए। किस पर? ब्रह्मसूत्र पर। बाद में इस पे 2 विख्यात भाष्य लिखे गए। पहला शंकर का,
9वीं सदी में और दूसरा रामानुज का 12वीं सदी में। ठीक है। शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं। ठीक है। ये दो भाष्य लिखे थे ना, पहला शंकर और दूसरा लिखा था रामानुज ने 12वीं सदी में। तो शंकर बता रहे हैं, शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सगुण है। ठीक है, समझ रहे होंगे। शंकर ज्ञान को मोक्ष के मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, शंकर ज्ञान को मोक्ष का मूल कारण मानते हैं। रामानुज भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते हैं या मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, अन्य हर वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। तो ये बता रहा है कि क्या कहते हैं, वेदांत के अनुसार, डिफरेंस जो वेदांत में कहा गया है कि इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है और बाकी हर वस्तु माया है, छल कपट है और अवास्तविक है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। अंत जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ा है। ठीक है, कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ा है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, आजकल की भाषा में भी यही बोलते हैं कि तेरे पिछले जन्मों का पाप है या पुण्य है, कि तूने पिछले जन्म में अगर पाप किए होंगे तो इस जन्म में सजा भोग रहा है। अगर तुझे को अच्छा जन्म चाहिए, अगले जन्म में अच्छा बनना है तो अच्छे काम कर। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि, ये 4 भागों की थी। ठीक है, जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि, ये 4 भागों का प्रतिपादन था। आगे देखते हैं। भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख सिद्धांत 4 भाग हुआ है। ठीक है, भौतिकवादी का प्रमुख सिद्धांत 4 भाग हुआ है। इस दर्शन के अनुसार लोकायत पढ़ा, इस दर्शन का नाम लोकायत पढ़ा, जिसका अर्थ होता है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव का महत्व दिया गया है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। तो भौतिकवादी दर्शन का मुख्य प्रवर्तक था चारवाक, ये मैंने पहले बता दिया। इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ होता है सामान्य लोगों के प्राप्त विचार। ठीक है, इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव के बारे में बताया गया है या महत्व दिया गया है, और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया है। ठीक है, परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया है। मोक्ष की कामना का विरोधी था। 4 भाग यहाँ से है। 4 भाग मोक्ष की कामना का विरोधी था। ठीक है, मतलब ये मोक्ष को नहीं मानता होगा। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। ठीक है, वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। वह उन्हीं वस्तुओं की सत्ता या यथार्थता स्वीकार करता था जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। ठीक है, ये बता रहा कि मैं किसी देवी की शक्ति या शक्ति वगैरह को नहीं मानता था। मैं सिर्फ उस चीज़ को मानता था जिसको मानव की बुद्धि और उसके इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, यानी कि मानव उसे छू वगैरह सके, या मानव ने बनाया हो, या मानव की इंद्रियों उसे महसूस कर सके या अनुभव कर सके। ठीक है, बाकी शक्ति वगैरह को ये नहीं मानता था। कौन? चारवाक। ठीक है, ईसा पूर्व 500 और 300 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ जब, आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 500 और 300 ईस्वी के बीच की अवधि में हुआ जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ से मतलब अंडरलाइन करना रह गया था, तो यहाँ से देखते हैं ये भौतिकवाद का विकास। ठीक है, भौतिकवाद का विकास ईसा पूर्व 500 और 300 सदी के बीच की अवधि में हुआ जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी। ठीक है, समझ गए होंगे। ये मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये भूल गया था मैं, क्योंकि कई बार पढ़ते ना तो जल्दी मैं अंडरलाइन करना भी भूल जाता हूँ। जब पढ़ता हूँ तब उसे याद आता है। ठीक है, 5वीं सदी के आते आते भौतिकवाद दर्शन की, ठीक है, 5वीं सदी तक आते आते भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दर्शनों ने दबा दिया। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि 5वीं सदी तक आते आते जो भौतिकवादी दर्शन वगैरह था उनको प्रत्ययवादी दर्शकों ने दबा दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर हमारा 29वां। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कराए। इससे पहले कि मैंने कल रात को वीडियो अपलोड की थी चैप्टर नंबर 26 और 27 की, अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके देख ले। और ये हमारा चैप्टर नंबर 28 और 29 भी कंप्लीट हो गए। अब आने वाले 2-3 दिन में ये भी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स,
और जैसे ये बुक कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगा विपिन चंद्रा की बुक से। और उसके बाद आपके लिए रैपिड फायर टेस्ट सीरीज चलेगी, मतलब एक के बाद धड़ाधड़। ठीक फ्रेंड्स, काफ़ी डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बुक पढ़ा देता हूँ और उसके बाद कुछ काम नहीं करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, पहले मैंने मध्यकालीन भारत की बुक करा दी, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते आ रहे हैं या बन सकते हैं, तो वहाँ से मैंने MCQ क्वेश्चन पिक कर लिए हुए हैं। ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, इस बुक को भी मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद MCQ की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। और जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट होगी ना, आधुनिक भारत का इतिहास, उसी के साथ ही जैसा कि मैंने बताया आपको 700 प्लस क्वेश्चनों की मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, अभी इन पर काम चल रहा है ताकि आप UPPCS या किसी भी अन्य एग्जाम में जाकर बैठ सकें और अच्छी तैयारी के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सपोर्ट करो अपने सर को, चौहान सर को। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग देख लेते हो और बट कुछ करते नहीं हो, तो ऐसा ना करो, बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।